तो ये सायरन का शोर मतलब बज गए हैं दोपहर के 12। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम, वो कार्यक्रम जहां पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको हम बाखबर करते हैं। और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। देखिए, सायरन बजाए एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया नगर जो इलाका है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सभी जिलों के डीसीपी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी के साथ पीएचक्यू में मीटिंग चल रही है। और इस बीच हालात को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को खास तौर पर यह हिदायत दी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या बाहर कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और बड़ी साजिश की वजह से यह सर्कुलर जारी किया गया है। कहा गया अगर छात्र इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली के लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। अगले 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास विशेष तौर पर मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, जामिया नगर शाहीन बाग तक पहुंची है जांच की आंख। और जामिया यूनिवर्सिटी में फिलहाल प्रदर्शन को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। और क्या बड़ी बातें हैं, शाहीन बाग में दरअसल अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च होगा और अगले 60 दिनों तक यहां पर कैंडल मार्च या किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। यह हो क्यों रहा है? क्योंकि पीएफआई पर छापेमारी के बाद सुरक्षा को सख्त किया गया है। यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश की आड़ लेकर यहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं। शाहीन बाग से शोएब नाम के शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली में पीएफआई पर छापे में करीब 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। 8 राज्यों में एनआईए पुलिस मिलकर इस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च जो है वो नजर आ रहा है। शाहीन बाग में सुरक्षा बल जो है उसे मौजूदगी है और सख्ती यहां पर बरती जा रही है। कुल मिलाकर ये अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई है, क्योंकि ये पीएफआई पर रेड पार्ट 2 है, ये रेड 1 नहीं है। आपको याद होगा रेड 1 जब थी तब भी 106 कार्यकर्ताओं को हिरासत पे लिया गया था। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो अब तक जो जानकारी आई है 170 से अधिक कार्यकर्ता पीएफआई के हैं जो हिरासत में या गिरफ्तार हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में 8 राज्य हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा। और सबसे पहले हम रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, आप तो लगातार शाहीन बाग कवर करते रहे हैं। शाहीन बाग में कहा जा रहा है तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। जामिया यूनिवर्सिटी जो है 60 दिनों तक वहां पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। जरा दर्शकों को बताइए कि जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर जो यह सर्कुलर जारी किया गया, इसके पीछे क्या सोच है और शाहीन बाग, जामिया नगर या दिल्ली के इन इलाकों में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि ये जो गिरफ्तारी है 30 लोगों की, ये पूरी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, उसके अलावा रोहिणी इलाके में, आउटर दिल्ली इलाके में। तो कुल पूरी दिल्ली में जो रेड हुई है रात के वक्त, उसमें 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोऑर्डिनेटेड रेड थी जो पीएफआई सस्पेक्ट थे उनके खिलाफ। अब नंबर 1 बात जामिया यूनिवर्सिटी की। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की यह तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्स, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो 144 धारा लागू की गई है इसका पीएफआई रेड से लेना देना नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर और जारी किया है। अगले 60 दिनों तक मशाल जुलूस, कैंडल मार्च और टॉर्च जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा है। इस वजह से खास तौर से साउथ ईस्ट दिल्ली में और जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है। नहीं तो अरविंद, क्या आप ये हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं कि अरविंद आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि छात्रों की आड़ लेकर यहां पर किसी बड़ी साजिश को या बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सकता है?
आप ये कहना चाह रही हैं? तस्वीरें दिखाई, हम देख रहे हैं बाहर पुलिस बल की तैनाती हुई है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको इस बात का अंदेशा था कि पीएफआई पर एक्शन हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से टेरर कनेक्शन में उनके कई मेंबर्स फंसते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई नए नए विंग बना रखे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खासतौर पर यूनिवर्सिटीज इलाकों में काफी एक्टिव रहता है। साल 2020 के दंगों की बात करें तो इसी सड़क पर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी। अब चूंकि एहतियात के तौर पर कि छात्रों को कोई भड़का न ले, एहतियात के तौर पर ये 144 धारा लागू की गई है कि स्टूडेंट को कोई न भड़का ले और उकसाकर कोई प्रदर्शन न कर ले। तो एहतियात के तौर पर, क्योंकि पहले राउंड की जो रेड हुई थी उसमें जो टॉप लीडरशिप थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, वो गिरफ्तार हुई थी। दूसरे राउंड में जो लोअर लेवल के हैं, जो पीएफआई के काडर हैं, खासतौर से प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, प्रदर्शन में गड़बड़ी मचाते हैं, उनको दबोचा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज भी। अमित, क्योंकि ये एनआईए की पहली रेड नहीं है, इससे पहले भी एक बार रेड मारी थी। जरा बताइए कि इस बार जब 8 राज्यों की पुलिस को लेकर 170 कार्यकर्ता उनके गिरफ्तार किए आते, इस बार क्या अलग रहा रेड में? आधी रात की छापेमारी जो थी, ये पहली रेड से कैसे अलग थी? क्योंकि लाजिमी बात है इस बार ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। पिछली बार जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे, दिल्ली में कैसे अलग रही ये रेड पिछली बार की रेड के मुकाबले? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। शुभांकर, देखिए, पहले रेड के बाद दो बहुत अहम पहलू निकल के आया था कि देश भर में जो स्टेट लीडरशिप है पीएफआई की, उनको अरेस्ट किया गया था और इसके साथ साथ आइडियलॉग और टॉप लीडरशिप नेशनल लेवल की जो है उनको अरेस्ट किया गया था। सूत्रों के हिसाब से इन लोगों के साथ पूछताछ हुई, सवाल किए गए, कन्फ्रंट किया गया डॉक्यूमेंट्स को के साथ, और बेस्ड ऑन दैट इनपुट, जो इनपुट निकला उस बातचीत के दौरान, क्वेश्चनिंग के दौरान, उसका नतीजा है राउंड 2 का क्रैकडाउन। और राउंड 2 का क्रैकडाउन अगर आप दिल्ली की बात करें तो पहले दफे जब 22 सितंबर को रेड हुई दिल्ली में, तो फोकस कहीं ना कहीं शाहीन बाग था, वही शाहीन बाग जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेडक्वार्टर है, और वहीं से कुछ दूर पे परवेज अहमद, जो दिल्ली के पीएफआई के चीफ हैं, उनका घर था। परवेज अहमद को उनके घर से अरेस्ट किया गया, मोहम्मद इलियास को अरेस्ट किया गया, 2 और गिरफ्तारियां हुई थी। और इस दफे देखिए जांच का दायरा बड़ा हो गया। एनआईए के इनपुट्स पे शाहीन बाग, जामिया नगर, निजामुद्दीन, आउटर दिल्ली, रोहिणी जैसे इलाकों में छापेमारी की गई। 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। और एक और अहम पहलू जो पिछले बार से बिल्कुल अलग है शुभांकर, मैं आपको दिखा दूं, बैरिकेडिंग तो है ही यहाँ पे शाहीन बाग के इलाके में। इस वक्त हम कालिंदी पार्क पे हैं और सुबह सुबह शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से ये जो आप अर्धसैनिक बल देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस देख रहे हैं, सुबह सुबह शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से मार्च निकाला गया और कालिंदी पार्क तक लाया गया। ये पूरा सेंसिटिव इलाका है और इसी इलाके में सीएनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन की भी गूंज सुनाई दी थी और यहाँ पे पीएफआई का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ समय में। शुभांकर, नहीं, ये बड़ी बात है आपने की जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि सेंसिटिविटी बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन इस वक्त सख्ती यहां पर बरत रहा है। सीआरपीएफ के जवान हमें नजर आ रहे हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके जहन में है कि जिस तरह से छापेमारी हो रही है, क्या इसके बाद पीएफआई पर बैन की चर्चा और तेज होगी? क्या अब धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब पीएफआई पर बैन हो जाएगा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लौटेंगे अरविंद और अमित के पास। पांच दिन के भीतर दूसरी बार पीएफआई पर जांच एजेंसियों की सर्जिकल स्ट्राइक। जब लोग गहरी नींद में थे, एनआईए से लेकर राज्यों की पुलिस एक्शन में थी। दिल्ली से गुजरात तक, यूपी से एमपी तक, असम से कर्नाटक तक एनआईए के ठिकानों पर जोरदार प्रहार हुआ। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर पुख्ता सबूत मिलने पर शहर शहर से संदिग्ध उठाए गए। इन छापों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पीएफआई पर बैन की तैयारी है? आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई की हर एक गतिविधि पर जांच एजेंसियों की नजर है।
22 सितंबर को 15 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था। 5 दिन बाद आज फिर छापेमारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई को बैन करने की तैयारी तेज है। आने वाले दिनों में इस संगठन को बैन किया जा सकता है। कई राज्य सरकारें पहले ही पीएफआई को बैन करने की मांग कर चुकी हैं, इसलिए केंद्र को फैसला लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएफआई को बैन करने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल हाल ही कई मामलों में पीएफआई की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। इसकी जांच एनआईए कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गज़वाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी। इसमें पीएफआई का रोल सामने आया था। एनआईए ने हाल ही में रेड भी की थी। तेलंगाना निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। एनआईए इस मामले में भी छापा मार चुका है। कर्नाटक के प्रवीण नेत्रु हत्या मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था, जिसमें एनआईए जांच कर रही है। हिजाब विवाद और हाल के हुए प्रदर्शन के दौरान पीएफआई के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य, सीडी मिले थे, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। 15 राज्यों में पीएफआई पिछले कई महीनों से सक्रिय है। कि जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें एक बात बहुत साफ है, पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल-कायदा की परछाई। और आज की तारीख में जिस तरह से मुल्क में बिखराव टकराव पैदा करने, उन्माद फैला करने, देश के सौहार्द को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ दिखाई पड़ रहा है, न वो मुल्क के हित में है, न तो मजहब के हित में है और न मानवता के हित में है। ये लोग जो है वो मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर आईसिस से संबंध और टेरर कनेक्शन से लेकर धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। देश में सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों में उकसाने का आरोप भी पीएफआई पर है। ताज़ा छापेमारी से साफ है, बड़े फैसले से पहले जांच एजेंसियां और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो देखिए, ये तो हमने आपको पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई, ये समझाने की कोशिश की क्या पीएफआई पर बैन लग सकता है। लेकिन आज शाहीन बाग में जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अर्धसैनिक बल का फ्लैग मार्च यहां पर देखने को मिला है। शाहीन बाग में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जामिया नगर में जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को अंदर बाहर किसी प्रकार के कैंडल प्रदर्शन, विरोध मार्च की अगले 60 दिनों की इजाजत नहीं है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आप देखिए ग्राउंड जीरो से, ताकि आप समझें वहां की स्थिति क्या है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर रेड की और इसमें कुल मिलाकर 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामिया और शाहीन बाग इलाके में दूसरी बार रेड हुई है। पहली बार एनआईए ने रेड की, जबकि दूसरी बार आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाके में 19 सितंबर से 17 नवंबर तक 144 धारा लगा दी है। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश हो सकती है, इसलिए अगले 60 दिनों के लिए जामिया नगर इलाके में, पूरे साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में मशाल जुलूस पर, टॉर्च जुलूस पर, कैंडल मार्च पर रोक लगा दिया गया है। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाकायदा सर्कुलर निकालकर छात्रों को कहा है कि वो किसी तरह की गैदरिंग न करें। 144 धारा लागू है, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अंदेशा ये है कि जिस तरह से पीएफआई को बैन किया जा रहा है, ऐसे में जो उसकी स्टूडेंट इकाई है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया,
वो प्रदर्शन कर सकती है, छात्रों को भड़का सकती है, उकसा सकती है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो ये आपको अरविंद समझा रहे थे कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर 60 दिनों का सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल है पीएफआई पर कार्रवाई का। मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, ये देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, मेरठ, सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश में पीएफआई पर जिस जिस जगह पर एक्शन हुआ है रेड पार्ट 2 में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के राजधानी लखनऊ, वहां पर हुआ है। मेरठ में पीएफआई पर एक्शन हुआ है, सहारनपुर में हुआ है। इसके अलावा बुलंदशहर का नाम सामने आया है और सीतापुर का नाम सामने आया है। ये 5 शहर ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं और वहां पर फिलहाल कार्रवाई हुई है। लेकिन आप जानकर यह ताज्जुब करेंगे कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी यानी एनआईए एक ऐसा ऑपरेशन चलाएगी, इसका अंदाजा पीएफआई के आकाओं को पहले से ही लग गया था। और तभी तो इस संगठन का वजूद कभी खत्म ना हो, इसके लिए पीएफआई ने बाकायदा अपना प्लान बी तैयार कर रखा। पीएफआई ने जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए ऐसे कई विंग बना रखे हैं, यानी आप एक पर कार्रवाई करेंगे, उनकी एक नई विंग तैयार बैठी है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केंद्रीय जांच एजेंसियां पीएफआई के खिलाफ इसी तरह का एक्शन लेंगी। ये बात पीएफआई के आका जानते थे, लिहाजा उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी न पड़ जाए, इसके लिए पीएफआई ने एक प्लान बी भी तैयार किया था, ताकि वो केंद्र सरकार और एनआईए, एटीएस, ईडी जैसी एजेंसियों को चकमा दे सकें। आज तक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, अगर सरकार पीएफआई बैन करेगी तो उसने कई डमी संगठन तैयार कर रखे थे, जिससे उसके एजेंडे पर ब्रेक न लगे। यानी साफ है कि केंद्र के प्रतिबंध से बचने के लिए पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी। आज तक के पास इस दावे से जुड़े अहम दस्तावेज भी मौजूद हैं। आप समझिए आखिर वो कौन कौन से संगठन हैं जो पीएफआई ने बैन से बचने के लिए बना रखे थे। लेकिन इस खुलासे के बाद इन संगठनों पर भी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। पीएफआई पर इस बड़े खुलासे से एक बात साफ है कि अब पीएफआई का चैप्टर क्लोज होने को है। जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया। शाहीन बाग, जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छानबीन हुई। करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जामिया में धारा 144 लगाई गई। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देशव्यापी नेटवर्क पे केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। राउंड 2 के रेड्स और अरेस्ट का दौर आज रात को शुरू हुआ। बताया जा रहा है सोर्सेस के हिसाब से कि अलग अलग राज्यों में तकरीबन 8 राज्यों में ये कार्रवाई शुरू हुई, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग नेबरहुड्स में एक बार फिर से एनआईए के इनपुट्स पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड्स किए और इस वक्त जामिया नगर और शाहीन बाग के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाकायदा पेट्रोलिंग मार्च निकाला। हमें बताया जा रहा है कि शाहीन बाग पुलिस थाने से होकर ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो इस वक्त आपको कालिंदी कुंज के पास दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, ये तमाम जवान असल में शाहीन बाग पुलिस थाने से मार्च निकालते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, अलग अलग गलियों से गुजरते हुए अंततः कालिंदी कुंज के पॉइंट तक पहुंचे, कालिंदी पार्क तक पहुंचे और दिल्ली पुलिस के जवान इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ घूम रहे थे। आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। असल में एहतियातन भी ये मार्च किया गया था। पिछली दफे जब राउंड 1 में क्रैकडाउन किया गया पीएफआई के नेटवर्क पे, तो तमिलनाडु और केरल में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा था। तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुआ। पीएफआई के कई सारे एक्टिविस्ट पे यह आरोप लगा कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के घरों पे हमला करने का प्रयास किया था और उसके बाद एहतियातन देश भर में
लोकल पुलिस फोर्सेज ने राउंड 2 के क्रैकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए मुस्तैदी दिखाई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग में कुछ इस तरह से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मार्च निकाला। और कहीं ना कहीं कारण दो है कि रेड्स के दौरान किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और रेड्स के बाद, अरेस्ट के बाद कोई भी व्यक्ति पीस एंड हार्मनी को, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में नया और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल अंकिता से पहले आरोपी के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक लड़की ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये खुलासे होश उड़ाने वाले हैं, पुलिस सरकार से कई तरह के सवाल पूछने वाले हैं, सरकारों की आंख खोलने वाले हैं कि ऋषिकेश जिसे धार्मिक नगरी है और वहां पर धर्म नगरी में किस तरह के काले कारनामे चल रहे थे, सरकार की नाक के नीचे चल रहे थे और सरकार कैसे बेखबर थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी, लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी, नशे वगैरह ये सब करता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट से। क्यों पुलकित बन बैठा अंकिता की जान का दुश्मन? जिस्म फरोशी का विरोध करने की वजह से गई अंकिता की जान। वनंतरा रिजॉर्ट में होता था अवैध काम। रिजॉर्ट में पुलकित की महिलाओं पर थी गंदी नजर। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी रोकने की कोशिश अंकिता ने की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसी रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया है जिस पर अब तक कयासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट जिस्म फरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको सुनाते हैं उसी रिजॉर्ट की असलियत वहां काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ से। मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार होता था। मेरठ की रहने वाली ये लड़की और इनके पति भी रिजॉर्ट में रहे, वहां नौकरी की और सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहां पुलकित गलत धंधे को शह देता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। लड़कियां आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। इस पूर्व कर्मचारी की माने तो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहां लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्या रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट में। कुछ ऐसा ही आरोप इस लड़की के पति का भी। वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं। जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। पहली बार कैमरे पर पुलकित और उसके दोस्तों और उसके रिजॉर्ट की असलियत जग जाहिर है। इन सब के बीच एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक दिन पहले ही जांच टीम ने मौकाए वारदात से तमाम सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के मर्डर मामले में एक बड़ा राज खुलकर सामने आया है। असल में इस मामले में आरोपी पुलकित आर्य की एक कॉल सामने आई है, जिसमें उसने अंकिता के दोस्त को पहले तो इधर उधर की बात करके बरगलाने की कोशिश की और फिर बाद में उल्टे तीर से ही निशाना साधना चाहा। लेकिन इस ऑडियो ने एक तरह से पुलकित के झूठ को उजागर कर रख दिया है। आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। फोन कॉल में छुपा अंकिता मर्डर का राज। तफ्तीश का रुख बदल जाएगा इस खुलासे से। पुलकित आर्य के झूठ का पुलिंदा आया सामने। आखिरी चैट ने निकाल दी साजिश की सारी हवा। उन्नीस साल की अंकिता के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर वालों से मिला सच ये है कि अंकिता भंडारी ने करीब महीने भर ही पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था। आरोप है कि रिसोर्ट के मालिक यानी पुलकित आर्य ने अपने कुछ मुलाजिमों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। सवाल उठता है क्यों? सूत्रों की माने तो हत्या के पीछे एक लड़की को जिस पड़ोसी के दलदल में धकेलने की एक ऐसी घिनौनी साजिश छुपी है, जिसका विरोध करने पर उसे मौत दे दी गई। और ये ऑडियो और अंकिता की व्हाट्सएप चैट इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं। आस्था के पास अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य की कॉल रिकॉर्डिंग है, जो असल में एक ऐसा सबूत भी है जो पुलकित आर्य के सीने में छुपे राज को उजागर करता है। जिस रात अंकिता लापता हुई, उसी रात अंकिता के दोस्त पुष्प ने पुलकित आर्य को फोन किया था। वो एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये बातचीत उस वक्त की है जब अंकिता लापता थी, उसका फोन भी बंद था। तब अंकिता के दोस्त पुष्प ने पुलकित आर्य को फोन किया और उसका जवाब सुनकर बुरी तरह चौंक गया। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? पुलिस से आर्या एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था। तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये रात की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की। पुलकित की आवाज से साफ हो जाता है कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं था और न ही किसी भी तरह का कोई पछतावा। मगर जब रिसोर्ट के सीसीटीवी के बारे में उससे पूछा गया तो पुलकित आर्य एक्टिंग करने लगा। सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे। सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? चोरी और उस पर सीनाजोरी की मिसाल भी है पुलकित आर्य की बातचीत, क्योंकि उसने अंकिता के दोस्त पुष्प पर ही उसको गायब करने का इल्जाम देकर पैंतरा बदला। मुझे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं चलती हूँ? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। पुलकित सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था, बल्कि अलग अलग कहानियां सुना रहा था। जाहिर है कि पुलिस अब उसका रिकॉर्ड खंगालेगी
तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर अंकिता मर्डर मिस्ट्री की एक एक करके कई कड़ियां ऐसी जुड़ती जा रही हैं कि सब कुछ अब आईने की तरह स्पष्ट होता जा रहा है। मौत से पहले अंकिता का अपने दोस्त को चैट में रिजॉर्ट में हो रही तमाम काली करतूतों को बताना, इस मौत के बाद उसके दोस्त और पुलकित के बीच बातचीत के अलावा सीसीटीवी फुटेज से मिले प्रमाण इस बात को साबित कर रहे हैं कि कैसे अंकिता को रिजॉर्ट के मालिक अपनी गंदी मानसिकता और अपने गंदे कामों के शिकार बनाने की साजिश रच रहे थे, और जब वो नाकाम हो गए तो फिर उसे जान से मार दिया गया। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड उजागर ही न होता अगर वो आखिरी चैट सामने न आ पाती। अंकिता ने आखिरी बार जम्मू के अपने दोस्त के साथ चैटिंग की और वो तारीख थी 17 सितंबर, यानी हत्या से एक रोज पहले। उस शाम अंकिता बेहद परेशान थी और उसने अपने दोस्त के सामने उसी रिजॉर्ट की पोल खोली थी जहां वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। अंकिता की चैट गवाह है कि रिजॉर्ट के मालिक के इरादे कितने गंदे थे। तारीख 17 सितंबर, वक्त रात 9:35। अंकिता ने अपने दोस्त के साथ चैट में किया क्या कहा, ये खुद देख लीजिए। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता के अपने दोस्त से रोज शाम को बात होती थी। 18 सितंबर की शाम करीब 8 बजे उसके दोस्त का फोन नहीं लगा तो उसे गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। उसके दोस्त ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है। दूसरे दिन पुलकित का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद दोस्त जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा और मीडिया से अंकिता का मुद्दा उठाने की गुजारिश की। आस्था के पास अंकिता का आखिरी कॉल भी है। ये कॉल उसने होटल स्टाफ से की थी। अंकिता ने रोते हुए कहा कि उसका बैग ला कर दें। मैं बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकान पर। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं, आ रहे हैं 2 मिनट। आखिरी चैट और आखिरी कॉल ही नहीं बल्कि रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी रिजॉर्ट मालिक और आरोपी पुलकित आर्य को बेनकाब कर दिया। ऋषिकेश के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला कि रिसोर्ट से 4 लोग गए थे लेकिन 3 ही लौटे। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, श्रीनगर, उत्तराखंड। सियासत में बदलाव की बानगी जयपुर को पोलो मैदान पर भी दिखी, जहां पर गहलोत गुट के मंत्री खेलते खेलते मैदान में धड़ाम हो गए। कुछ उसी तरह जैसे दिल्ली की सख्ती के बाद विधायकों के तेवर ढीले पड़ गए। जोर आजमाइश है, गोल दागने की जिद है, प्रतिद्वंदिता है, उड़ना है, गिरना है। राजस्थान की सियासत भी पोलो की तरह हो गई है। राजस्थान संकट पर आला कमान के तेवर सख्त हुए तो चुनौती देने वाले गहलोत के खिलाड़ी भी कुछ इसी अंदाज में धड़ाम हुए। पोलो के इस मुकाबले में गहलोत के खासम खास और खेल मंत्री अशोक चांदना और घोर समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा मैच खेल रहे हैं, तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी दर्शन दीर्घा में हैं, जिनके पास गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा सौंपकर दबाव बनाया। पोलो मैच ये एक अलग चीज है, ये पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स का हिस्सा है। दोनों चीजें अलग है। जब मैच के लिए टाइम निकाला जा सकता है
आधे मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं जो शेड्यूल्ड मैचेस होते हैं, लेकिन पार्टी का कोई काम होता है, सरकार का कोई काम होता है, तो 50% मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है। मैंने पूर्व में कहा कि जो लीडर या जो नेता जो कुछ बोल रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप उनसे पूछें। रविवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष के भेजे पर्यवेक्षक नए सीएम पर विधायकों की रायशुमारी करना चाहते थे, तो गहलोत गुट के करीब 70 विधायक बस में सवार होकर इस्तीफे का खेल खेलने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जा पहुंचे थे। सब गहलोत के लिए हुंकार भर रहे थे, सब अपनी शर्तें बता रहे थे, सब पायलट को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 102, 108 एमएलए हैं, इनमें से किसी एक को 17 तारीख के बाद मीटिंग हो, हमारी भावना सुने, उसके बाद कोई फैसला करें, ऐसे नहीं। इनमें से एक को बना दे, किसी को हाँ बना दो, कौन मना कर रहा है? उनमें से नहीं। ये बात जो सच है वो है। रात भर का जोश सुबह तब ठंडा पड़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपना लिया, इस्तीफे को अनुशासनहीनता बता दिया, तीनों शर्तों को खारिज कर दिया। 102 विधायक माकन साहब के साथ होटल में ठहरे हुए थे, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने के। कहा मैं उनको नहीं सुनता, आते तो सही मेरे पास। तो कब मना कर रहे हैं? माकन साहब यदि नहीं तो माकन साहब खुद चले जाते। माकन साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, नेता हैं, प्रभारी हैं, और जब वो गए तो हम उनसे मिलके आए ना। कल जब वो माकन साहब वहां थे तो माकन साहब से मिलने मैं होटल में गया हूँ, मेरियट में मैं मिलकर आया हूँ, डोटासरा जी मिलकर आए, सीएम साहब गए, मैंने खुद ने माकन साहब से बात की, खड़गे साहब से बात की। गांधी परिवार के नाम पर जान देने को तैयार है हम लोग। और सुनिए, राहुल जी आज पैदल चल रहे हैं, देश में माहौल बन रहा है। राहुल जी जब महंगाई और गरीबी के खिलाफ आह्वान करेंगे फिर जाएंगे खून बहाने के लिए। फिर तो गहलोत खेमे के विधायकों की लाइन लग गई। कई विधायक खुलकर कहने लगे कि आलाकमान के फैसले के साथ हैं। सुर बदल गए। इस्तीफे का खेल खेलने वाले आलाकमान के फैसलों को सिर आंखों पर बिठाने लगे। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। आप लोगों क्या आपत्ति वहाँ पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहाँ भेजे में आपको विधायक दल में आना है, और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया। गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बल लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। चिट्ठी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। तो सिग्नेचर करा लिया गया? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कर दिया, कोई कौन करे, कोई जरूरी नहीं, सभी कर दिया। जयपुर की लड़ाई पर अब दिल्ली में सुनवाई होनी है। रिपोर्ट पर फैसला होगा, अनुशासन तोड़ने पर एक्शन होगा, पर्दे के पीछे से खेल खेलने वालों तक भी संदेश जाएगा। जाहिर है कि पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस का द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जो यहाँ से शुरू हुआ था उसकी सुबह हुई नहीं। सुबह होते होते कांग्रेस आला कमान ने अपना रुख कड़ा कर लिया कि गहलोत गुट के बागियों से किसी भी तरह का कोई समझौता या रायशुमारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। ऐसे में अब पूरा मामला कांग्रेस आलाकमान के पास है, जहां पर सोनिया गांधी को ब्रीफ कर दिया गया है और फैसला लिया जाना है कांग्रेस के राजस्थान के भविष्य को लेकर। कैमरामैन खसरमा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। यूपी के औरैया में टीचर की पिटाई से छात्र की मौत पर बवाल बढ़ गया है। सोमवार को लोगों ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दौरान पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। आक्रोश की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। तस्वीरें देखिए, पुलिस की गाड़ी धू धू कर जल रही है। सड़कों पर गुस्साए लोगों की तरफ से फेंके गए रोड़े और पत्थर बिखरे हुए हैं। बाजार में सन्नाटा है और पुलिस की गाड़ी का सायरन मातमी सन्नाटे को चीर रहा है। कुछ और तस्वीरें देखिए, पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। इस तस्वीर में देखिए, रास्ता जाम कर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा बवाल मचा है 10वीं के एक दलित छात्र की मौत पर। आरोप है कि छात्र की मौत स्कूल में टीचर की बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से हुई। गुस्साए लोगों ने कॉलेज के बाहर छात्र का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन ने जब समझाने की कोशिश की
तो कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़े तो खबर कानपुर तक पहुंची। कानपुर से कमिश्नर राजशेखर फौरन परिजनों से मिलने पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। परिवारजनों के साथ जो है पूरा प्रशासन जो है लगातार वार्ता में है और सभी बिंदुओं पे जो है वो वार्ता हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई करनी है प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल करेगा इस पे और जिन्होंने भी जो है शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मामला औरैया जिले के अचलदा के आदर्श इंटर कॉलेज का है। आरोप है कि 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में छात्र से कोई गलती हो गई थी। इससे आग बबूला होकर टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र की तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई जिस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। बवाल बढ़ने के बाद आरोपी टीचर फरार है। पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम के लिए प्रशासन की तरफ से 3 लाख की मदद का चेक दिया गया है, लेकिन परिवार को जो जख्म मिला है क्या उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? सूर्य शर्मा, औरैया, आज तक।